बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। बहुत ही अहम मामला है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा लगता है कि वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। एक ग्रुप उनका है, एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का है और ये ग्रुप सब एक दूसरे के आमने सामने हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दो खतूत लिखे हैं। एक लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम और उसके ऊपर बड़ी डेवलपमेंट हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शायद इसी इंतज़ार में थे और इंटरेस्टिंगली बहुत दिलचस्पी की बात यह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा वो शख्सियत हैं जिनके ज़रिए ये ख़त मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उन्होंने इस ख़त की कॉपी डाली कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फिर वहाँ से ये मीडिया पे ट्वीट होने लगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो सख्त बरहम नज़र आते हैं इस वक्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था, आपको याद होगा, जुमे के दिन समाअत से पहले, जब वो 5 रुकनी बेंच ने बैठना था, जिस 5 रुकनी बेंच में से एक जज ने उस दिन रिक्यूज़ कर दिया था, जो फैसला दिया था जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने अलॉन्ग विद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। जब वो हाफिज़ कुरान को 20 इज़ाफ़ी नफ़रों का केस सुन रहे थे, उसमें दरमियान में उन्होंने एक सो मोटो के नोटिस लिया। एक मामला उनके सामने नहीं था, उन्होंने उस मामले को टेकअप किया। उन्होंने कहा कि जो चीफ़ जस्टिस हैं वो शायद ये इख्तियार नहीं रखते या उनको नहीं होना चाहिए ये इख्तियार कि वो सो मोटो लें। तो जब तक ये तरीक़ा कारगुज़ा नहीं किया जाता सो मोटो का और आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात का, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस का, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, अवामी नौयत के मामलात के हवाले से, जब तक इसके उसूल वज़ा नहीं कर लिए जाते, कानून तब्दील नहीं हो जाता, ज़ाब्ता कार तब्दील नहीं हो जाता, उस वक्त तक 184(3) की तमाम जो कार्रवाई है वो रोक दी जाए। जवाब में आपको याद होगा ये सर्कुलर आया, ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के कहने के ऊपर जारी किया। इस सर्कुलर में ये लिखा हुआ था कि ये जो फैसला है, ये फैसला, इसका इतलाक़ इसलिए नहीं होता कि पहले एक 5 रुकनी बेंच जो है वो सो मोटो के हवाले से चीफ जस्टिस का इख्तियार है, इसको तयन कर चुका है। अब ये सर्कुलर जब जारी हुआ उसके जवाब में अदील सरफराज साहब, पहले मैं अगर क्विकली बता दूं कि क्या लिखा है उन्होंने, फिर वफाकी काबीना ने क्या किया और फिर एक ख़त सेपरेटली है जो कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने के हवाले से लिखा है। तो ये दो खतूत के पीछे कहानी क्या है, एग्जैक्टली किस रास्ते पर हैं इस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, इस पर अदील सरफराज से बात करेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा, मेरे प्यारे इशरत अली, डियर नॉट मेरे प्यारे, प्यारे इशरत अली, डियर मिस्टर इशरत अली, आई वॉज अस्टॉनिश्ड, मैं हैरान रह गया जब मैंने देखा कि आपने एक सर्कुलर जारी किया है 31 मार्च 2023 को और वो जो सर्कुलर है वो नफ़ी करता है आइन की, उस से डिसओबे करता है, उसको अनडू करता है और उसको इनहराफ करता है, वॉयलेट करता है। वो ऑर्डर जो कि 29 मार्च 2023 को 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच ने पास किया था, सो मोटो केस नंबर 4 ऑफ 2002 में। रजिस्ट्रार के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो एक जुडिशल ऑर्डर को अनडू कर सके, उसे गैर फ़ाल कर सके, उसका इतलाक़ ना होने दे। एंड द चीफ जस्टिस कैन नॉट इशू एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस विद रिगार्ड देयरटू, कि ना ही ये इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है कि वो एक इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए इस जुडिशल ऑर्डर को निगेट कर सकें। नीडलेस टू से, अब ये कहना ज़रूरी नहीं है कि एक सीनियर अफसर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का आइन क्या है और उसमें क्या लिखा हुआ है और आपको उसके मुताबिक अमल दरामद करना चाहिए। उसके जो फ़ैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनके ऊपर अमल दरामद ज़रूरी है। जो सर्कुलर है वो रेफ़र करता है सुप्रीम कोर्ट के एक सो मोटो नोटिस 2021-4 PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 306। अगर आपने उसे पढ़ा होता तो आपको ये मालूम होता कि इट पर्टेन टू इन्वोकिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर, लेकिन हुआ ये कि इन सब्जेक्ट केस सो मोटो नोटिस जो है वो नहीं लिया गया था। अच्छा, वो बेंच के सामने मौजूद नहीं थे। ये पूरी उन्होंने वो कहानी लिखी और फिर उन्होंने कहा कि आपके बेहतर, आपके मफाद में अब ये होगा और सुप्रीम कोर्ट के भी, कि आप इस सर्कुलर को फौरी तौर पर वापस ले लें, जो सर्कुलर आपने जारी किया था, और उन तमाम लोगों से को भी इस हवाले से आगाह कर दें जिनको वो सर्कुलर भेजा गया था। अब वो सर्कुलर जो है वो उन्होंने कहा कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर है कि जब एक सर्कुलर जारी किया जाता है, सर्कुलर का
मतलब ही ये होता है कि इसको तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम जो हेड्स हैं, उन तक सर्कुलेट कर दिया जाए और मीडिया को भी वो दे दिया गया था। फिर उन्होंने कहा कि जो आपका कंडक्ट है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है इस बात को कि आपके अंदर वो रिक्वायर्ड कंपिटेंस नहीं है, सलाहियत और काबिलियत नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि आप रजिस्ट्रार का ऑफिस होल्ड कर सकें। और एक ब्यूरोक्रेट जो कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में मौजूद हो, वो आर्टिकल 175(3) आइन का उसकी खिलाफ वर्जी करे। वो सुप्रीम कोर्ट का आइन वहाँ से शुरू होता है, 170 से गालिबन शुरू होता है। उसके हवाले से कि आप उसको ओबे करना है, ओबे नहीं कर रहे आप, वो उनकी बाइंडिंग्स उनको याद दिलाते हुए उनको ये कहा गया कि आप अपने ओहदे से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाएं। साथ ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, उन्होंने कॉपीज़ उसकी भिजवाई सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न को, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू दी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब करीन इस कयास बात यह है कि अटॉर्नी जनरल के पास वो लेटर आया, अटॉर्नी जनरल ने वो उठा कर दिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि डायरेक्टली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने शायद ना दिया हो रिपोर्टर्स को, वो थ्रू अटॉर्नी जनरल या डायरेक्टली ना भेजा हो मरियम औरंगज़ेब को। मरियम औरंगज़ेब को अटॉर्नी जनरल से मिला और उन्होंने इसके ऊपर फिर इजलास भी बुला लिया और उसमें लिखा कि जो कैबिनेट डिवीज़न को, काबीना डिवीज़न को और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को लिखा, उनको कहा गया कि काइंडली मेहरबानी फरमाकर अपना जो ऑफिसर है इशरत अली, उसको फौरी तौर पर वापस बुला लें, ताकि वो जो सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी है और जो उसकी रेपुटेशन है उसको मज़ीद दागदार ना करे। और अगर आप ये समझते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन उनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ते की कार्रवाई होनी चाहिए तो वो भी इनिशिएट कर दें। अदील सरफराज साहब, उसके बाद हम आते हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से क्या लेटर लिखा है। अदील सरफराज साहब, आप हमेशा बड़ा हाईलाइट करते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, आप उनके कोर्ट में पेश होते हैं, वो ये ख़त लिखते हैं और ये ख़त, पहले तो आप इस ख़त के बारे में बताएं। इसके बाद हुआ ये कि काबीना बैठी, काबीना ने कहा कि बिल्कुल ये तो दुरुस्त बात की जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, उन्होंने उनसे चार्ज ले लिया, उनको रिपोर्ट करने का कह दिया गया। ये इतला आई है हमारे सामने, OSD लगा दिया, ये कर दिया गया है और ये इख्तियार जहाँ तक हमारे इल्म में है, और इस पे बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी कहा कि ये चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है, ये किसी और का इख्तियार नहीं है रजिस्ट्रार के हवाले से। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कैसे कर दिया और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कहने पर उन्होंने भी कर दिया, ये ज़रा समझाएं हमें। और ज़रा कोर्ट के मामलात आप देखते हैं, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, ख़त। सर ये बुनियादी तौर पर तो आपने खुद ही शुरू में बता दिया कि वजह क्या हुई है। जो एक रद्द-ए-अमल अब दिया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस के उस आप कह सकते हैं हुक्म पर, जो उन्होंने रजिस्ट्रार ने उनके हुक्म पर एक सर्कुलर जारी किया, और सिर्फ सर्कुलर जारी करने की बात नहीं है, जो उनका फ़ैसला है उसको डिसरिगार्ड करने की बात नहीं है। दौरान समाअत कमरा अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ने जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, उसमें जो एक फाजिल जज हैं जस्टिस शाहिद वहीद, उनके जो डाइसेंटिंग नोट है उनका, उसके ऊपर भी उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की कमरा अदालत में। और जब वो ऑब्वियसली एक डाइसेंटिंग नोट की तारीफ़ कर रहे हैं तो वो जाहिर है कि जो फैसला है उससे उसको इख्तिलाफ कर रहे हैं और उसको एक तरह से रिडिक्यूल भी कर रहे हैं। और जिस तरह की वो वजूहात कमरा अदालत में बता रहे हैं एक दूसरे मुकदमे के अंदर, तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन तो ऑन द अदर साइड थी। और हमें इस बात का, हम पहले भी आपके एक वीडियो के अंदर जिक्र कर चुके हैं कि इस तरह का रिएक्शन आएगा और इतना जल्दी आएगा। इनफैक्ट यू वर द फर्स्ट वन, और वो करने के बाद आपने मेरे से ये भी कहा था कि देखें यार, ये अभी तो क्योंकि बातचीत चल रही है इसके हवाले से, एग्जैक्टली क्या एक्शन होता है तो ब्लो अप ना कर जाए ये मामला है। तो मैंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं है। वो असल में अब देखें, ये अब शुरुआत है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अकेले नहीं है। एक तो जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये ख़त लिखा है, ये अब एक ये कहें कि सिलसिले की पहली कड़ी है, तो ये गलत नहीं होगा। इसके बाद अब दूसरी कड़ी भी खैर आ गई है, एक और ख़त भी। अब ये दूसरा ख़त भी आखिरी नहीं है, बिल्कुल आखिरी नहीं है। और ये अभी आप देखिएगा, कल शायद मज़ीद भी इसमें डेवलपमेंट्स हों। और अभी नज़र ये आ रहा है, कुछ हलकों का ये भी मानना है कि जस्टिस अतर मिनल्ला भी एक नोट अपना कल तक शायद जारी कर दें। बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 से नहीं हो रही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जिनको हम कहते हैं कि अपोजिशन कैंप है चीफ जस्टिस का, उनकी तरफ से अब आ रही हैं।
चीफ जस्टिस का मैच तो ख़त्म हो गया, उन्होंने तो फैसला महफूज कर लिया, कल वो अनाउंस भी शायद कर दें, मगर अब जो दूसरे जजेस हैं उन्होंने उस पर अपने रिएक्शन देना है और उसका आगाज़ हो चुका है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले जो इन जजेस को इख्तिलाफ है बशमूल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कि इन्होंने पहले तो उस मामले पर जब अज खुद नोटिस लिया गया था इंतखाबात के मामले पर, उस पर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना बेंच भी कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करवाया था इन्हीं इशरत अली साहब को। उन्होंने अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, एक सेकंड अदील साहब रुकिए ज़रा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सीनियर प्यूने जज, लेकिन वो इस वक्त ही इज़ ऑल्सो चीफ जस्टिस इन वेटिंग, नेक्स्ट नंबर उनका है, लेकिन अभी वो चीफ जस्टिस नहीं बने। लेकिन वो ये जो सब कुछ कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको अभी से इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, और जो उन्हें नहीं करने चाहिए। और जो वो जवाब पेश कर रहे हैं वो जवाब भी इतना कोई स्ट्रांग नहीं है। वजह यह है कि आप एक जानिब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब आपके जो इख्तियारात हैं उनको आप अमेंड करें, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और इन तमाम तर रूल्स को अमेंड करें जिनमें आपको ये इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। दूसरी जानिब आप अभी उन अमेंडमेंट्स या उन रूल्स में तब्दीली को होने से पहले ही अपने तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये आपके कौल फेल में तजाद है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मैं हाई रेट करता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल करता हूँ। और उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था उस वक्त भी हम उनके साथ खड़े हुए थे और हम रोज़ाना की बुनियाद पर उनके हक में ट्वीट्स भी करते थे। अब रिसेंटली हो ये रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शायद उस तमाम तर सपोर्ट को भी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आप देख लें यही इशरत अली साहब हैं, इन्हीं इशरत अली साहब को बहुत सारे आपके नाजरीन के लिए हम ये याद दहानी के लिए बता दें कि 1 महीना पहले कमरा अदालत नंबर 2 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बुलाया, एक मरतबा नहीं बुलाया, 1.5 घंटे के दौरानिए में 3 दफ़ा उनको कमरा अदालत में बुलाया और सिर्फ बुलाया नहीं, उनको रिडिक्यूल किया। और मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ और मुझे उस बात से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो वो उस रोज़ का जो कंडक्ट था, अब उसके आगे का ये सिलसिला नज़र आ रहा है जिसमें आपको उनका पहले वाला भी नहीं नजर आया, ये तो नजर आ गया ना आपको। चले नहीं, कम से कम अब उनका जो तरीकाकार मेरे सामने, क्योंकि मैं तो वही रिपोर्ट कर सकता हूँ जो मैं देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। जो मैं पहले उनको देखता था, एक एंग्री यंग मैन का उनका एक किरदार था और उसके ऊपर भी हम बात करते थे, मगर हमेशा आइन और कानून, कभी हम तफसील से बात करेंगे, आइन और कानून के ऊपर हमेशा उनका एक स्टैंस रहता है। लेकिन अब आकर मैं ये देख रहा हूँ कि शायद इसमें वो कसूरवार ठहराते हैं चीफ जस्टिस को कि उनके सामने इंपॉर्टेंट नौयत के मुकदमात नहीं लगते। उनका हमेशा डीबी होता है, डीवी मतलब डिवीजनल बेंच होता है, 3 रुकनी बेंच तक उनको सरबराही उसकी नहीं दी जाती। जो अहम नौयत के मुकदमात वो टेकअप करते हैं उनको भी उनसे अदील मुझे बात बताएं, ये जो फैसला दिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, आज ज़ाहिर है कि आप अदालतों को देखते हैं, कानूनी मामलात आपके सामने आते हैं। पाकिस्तान का आइन है, आइन जो है वो तब्दील हो सकता है 2/3 अक्सरियत से। उसका एक आर्टिकल है 184(3) जो है उसमें फर्दर उसका जो क्लॉज है, सब क्लॉज है उसकी 184(3) जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये इख्तियार भेजता है कि वो सो मोटो भी ले सकती है। उसके तहत वो मफाद आमा के मामलात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स हैं, उनको एंटरटेन कर सकती है। फिर इसके हवाले से ज़ाब्ता कार और कवानीन मौजूद हैं कि किसकी हैं ये पावर्स, वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्या कोई जज आइन में दी हुई जो इजाज़त है उसको अपने ऑर्डर के ज़रिए एक मखसूस पीरियड के लिए मुअत्तल कर सकता है? हम इसको ये नहीं मानते, हम 184(3) को हटा देते हैं। क्या कल को कोई जज बैठकर ये फैसला दे सकता है कि आर्टिकल 19 जब तक अमेंड नहीं होता उस वक्त तक इस मुल्क में जो आज़ादी इज़हार राय है उसको सस्पेंड कर दिया जाए? आपको पता है 184(3) को क्या कहा जाता है, कौन सी जुरिस्डिक्शन है? ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जी। बाकी जितने भी मामलात यहाँ पर आते हैं वो अपील की सूरत में आते हैं। ये मामला शुरू से एक आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव पर या सुप्रीम कोर्ट में जो डायरेक्ट दरख्वास्त दायर की जा सकती है। नहीं, लेकिन आइन के किसी आर्टिकल के ऊपर अमल दरामद रोक सकता है कोई जज जी? आइन के किसी आर्टिकल पर अमल दरामद रोक सकता है जज, सस्पेंड कर सकता है। और अगर फलां तारीख तक जब तक ये रूल ना बन जाए जो मैं कह रहा हूँ या मैं चाह रहा हूँ,
उस वक्त तक आइन के इस आर्टिकल पर अमल दरामद रोक बिल्कुल। दिया जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो ऑर्डर दिया था, वो ये ऑर्डर जो है, इसमें आज चीफ जस्टिस ने भी एक बात बड़ी दिलचस्प की। उन्होंने कहा है कि जो उनका ऑपरेटिव पार्ट है उस फैसले का, जो दो फाजिल जजेस का फैसला है, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी फायज ईसा, उसके अंदर भी जो लैंग्वेज है वो असर्ट नहीं कर रही कि इसको मुअत्तल कर दिया गया या हुक्म नहीं दे दिया, वो बेसिकली रोक दिया जाए, रोक दिया जाए। उन्होंने लैंग्वेज पर काफ़ी कैसे रोक दिया जाए। अब देखें ना, इसमें बुनियादी तौर पर बेहतर ये होता अगर जस्टिस काजी फायज इसको मज़ीद क्लैरिफाई करते हुए इसका एक नोट अलग से तहरीर करते, और वो चीफ जस्टिस को जो एक प्रॉपर तरीकाकार है, वो अब यही तरीकाकार अपनाया है जस्टिस। देखिए, एक मामला था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन के सामने, गुलाम महमूद डोगर केस। उसमें उनके सामने एक मामला आया इलेक्शंस का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है। उसका तरीकाकार ये था कि उन्होंने उसका नोट जो है वो एक बनाया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया। इसकी उन्होंने लिया सो मोटो, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस ऐड की जो दो स्पीकर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के, और वो मामला आ गया। वो पहला सो मोटो बना, पहला ये केस बना 2023 का। जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने मामला था एक और मामला था जो हाफिज़ कुरान को नंबर्स का है। उनके सामने ये एक मैटर अगर उन्होंने देखा कि जनाब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, यहाँ फुल कोर्ट बन रहा है, वो बेंच ऐसे बन रहा है, तो वो उन्होंने तरीक़ाकार तो ये होता ना कि वो भी एक नोट बनाते, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजते, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर अलहदा से अगर कोई बेंच बनाना चाहते वो बना देते, वो बेंच बैठ कर ये फैसला कर लेता कि क्या। बिल्कुल तरीकाकार यही है। इस तरह की प्रैक्टिस उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने। इस तरह की प्रैक्टिस जस्टिस काजी फायज से पहले कर भी चुके हैं। 2-3 मुतअद्दिद जो उनके नोट्स के ऊपर आज खुद नोटिस लिए गए हैं। सबसे मेन तो जो कंट्रोवर्शियल भी जान के अमान पाके मैं ये कह सकता हूँ, तौहीन अदालत अगर ना लगे, कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उन्होंने बेसिकली जुडिशल कू किया है अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। और जस्टिस काजी फायज ईसा अकेले नहीं है इस जुडिशल कू के अंदर, उनके साथ और भी लोग शामिल हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अदलिया के ऊपर। अदलिया का ये शब खून हॉट करेगा, शब्द सख्त अल्फाज हैं। नहीं, बेशक सख्त अल्फाज हैं, लेकिन ये सिर्फ एक जानिब से नहीं हो रहा ना। आप ये भी तो देखें कि जो ताली है वो दोनों तरफ से बजाई जा रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा नोट क्यों नहीं भेजते चीफ जस्टिस को, उसकी एक वजह ये भी है कि चीफ जस्टिस उनके नोट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन भी तो आप देखें ना। दूसरी साइड पे आप अगर कोई एक अहम जो आप कह सकते हैं केस अपने सामने टेकअप कर भी लेते हैं, उसका ऑर्डर भी जारी नहीं होता। सही, ये मामलात हैं जो जजेस के दरमियान रिफ्ट है। वो अब आप देखें, क्विकली आ जाएं दूसरे लेटर पे। हाँ, दूसरे लेटर पे ज़रा जल्दी आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 अप्रैल 2023 ये भेजा गया है जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं पाकिस्तान में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो फोरम है जहाँ पे जजेस के हवाले से मिसकंडक्ट के हवाले से जो मामलात हैं उनको टेकअप किया जाता है। आर्टिकल 209 के तहत भिजवाए जाते हैं रेफरेंसेस। और इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वही जजेस की अपॉइंटमेंट वाले मामले को भी अपॉइंटमेंट के लिए तो जुडिशल कमीशन करता है, और जो सुप्रीम जुडिशल शिकायत हैं उनके लिए उसमें जाहिर है कि चीफ जस्टिस शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के जो सीनियर चीफ जस्टिस जो उनके बेसिकली इसकी फॉर्मेशन है कि चीफ जस्टिस इसको हेड करते हैं। 2 सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं चीफ जस्टिस के अलावा, वो इसके मेंबर्स होते हैं, और 2 जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट्स के, वो मेंबर इनको भेजा है जनाब के रिटन कंप्लेंट्स जो है वो मौसूल हुई हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी मिली है। मिसकंडक्ट और फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल मामलात हैं उनमें एम्बेजलमेंट आप कह लें उसकी ऑनरेबल सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, और जो कंप्लेंट्स हैं और रिस्पोंडेंट जज हैं उनके हवाले से उन्होंने दोनों का वो खाना लिखा। उन्होंने कहा आर्टिकल 209 जो है आइन का वो ये कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी ड्यूटी है कि वो इंक्वायरी करे उन तमाम मामलात की, अगर वो जज के किसी मिसकंडक्ट के हवाले से सामने आए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस वी आर वेटिंग फॉर यू टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द काउंसिल, कि आप काउंसिल की मीटिंग बुलवाएं। आप ये 70वीं लाजमी पढ़ें। ये मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूँ जनाब। वो कन्वीन करें मीटिंग काउंसिल की, और टू कंसिडर द कंप्लेंट्स एंड असर्टेन whether there is substance in the stated allegations
वी मस्ट एग्जॉनरेट, ये थोड़ा सा ना वो ब्लर्ड है जो लिखा हुआ है, वी मस्ट एग्जॉनरेट द रिस्पोंडेंट जज एंड फुली रिस्टोर हिज ऑनर और एल्स सबमिट आवर रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम ये चाहते हैं कि आप जो इनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनको टेकअप करें, या तो हम जो जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी उनको एग्जॉनरेट करें, इन चार्जेस को साफ़ करें कि ये वो उनके ऊपर नहीं है, और उनका जो ऑनर है उसको रिस्टोर किया जाए, उनकी इज़्ज़त को बहाल किया जाए और इसके हवाले से रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाए। टू लीव द रिस्पोंडेंट जज अंडर अ क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी अंडरमाइंस बोथ हिज एंड द जुडिशरीज रेप्यूट, कि ये बादलों में ढका छुपा हुआ मामला जो है वो अंडरमाइन करता है जुडिशरी को। कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन द इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी रिक्वायर्स अस टू प्रोसीड विदाउट एनी फर्दर डिले, फौरी तौर पर यह किया जाए। अब ये ख़त जो है वो मसला ये है, अब यहाँ पर कहानी ये है कि बड़ा उभर कर दो चीज़ें सामने आती हैं। आप इल टाइम कह लें या कुछ और कह लें, फिल वक्त पीडीएम का मुतालबा ये है कि इलेक्शंस ना हों। पीडीएम ये चाहती है कि इलेक्शंस जो हैं वो चीफ जस्टिस जो 3 मेंबर बेंच सुन रहा है वो ना सुने, वो फुल कोर्ट बन जाए। पीडीएम ये चाहती है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो। एक लाइक माइंडेड जजेस हैं, इनके ऊपर एतबार नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, रेफरेंसेस आने चाहिए। और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल वो उसमें ढाल बनते हैं, वो ये भी कहते हैं कि आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ में होना है, जबकि चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस काजी फाइजी साहब वो काम करते हुए नज़र आते हैं जो वन वे और दी अदर इलेक्शंस का रास्ता रोकता है और जो कार्रवाई जो पीडीएम के मुतालबात हैं उनको पूरा करवाता हुआ नज़र आता है। मेरी रीडिंग गलत तो नहीं है सर? टाइमिंग जो है ना वो वाकई काफ़ी ऑड है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला महफूज हुआ है वो 3:58 पर हुआ है और 5:10 पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का ख़त मुझे व्हाट्सएप पर मौसूल हुआ है। काजी फाइज ईसा से नहीं, ना ही मरियम औरंगज़ेब से, एक और तरफ से। और उसके बाद जब हम वो रिपोर्ट कर चुके, बीपर वगैरह दे के मैं घर जा रहा था, मैं जब घर पहुंचा हूं तो एक मामला दूसरा आ गया। लेटर यानी वीकेंड पे लिखे जा चुके थे। लेटर्स चले जब भी लिखे जा चुके थे, लेकिन जो टाइमिंग है ना उससे सवालात जन्म लेते हैं। आज हुकूमत के पास कोई ऐसा चीज़ नहीं थी अदालती फैसला रिजर्व होने के बाद या उससे पहले जब अदालत का बाइकआउट भी नहीं किया गया और नो कॉन्फिडेंस शो किया गया और अदालत ने उनके वकला को नहीं सुना, तो उनके लिए कुछ मुश्किल हो रही थी और उस मुश्किल को आसान कर दिया इस ख़त ने। फौरी तौर पर मरियम औरंगज़ेब में मुझे कुछ मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भेजे, मरियम औरंगज़ेब ने उनको वो कॉपी भेजी जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़त की। अब उनको कहाँ से मिली ये अलग बहस है, मगर हुकूमत अगर वो शेयर कर रही है दैट मीन्स कि हुकूमत का जो नैरेटिव है उसको हेल्प आउट कर रहा है ना। उसके बाद जो रेफरेंस ये जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, ये ख़त सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नहीं है, ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद का भी ये मुश्तरका ख़त है। ये माजी में भी इस तरह का प्रैक्टिस कर चुके हैं। जुडिशल कमीशन का एक मुतनाज़ इजलास आपको याद है हुआ था जब ऑडियो लीक्स भी हुई थी, उसकी चीफ जस्टिस के कहने पर ही की गई थी। खैर उस वक्त भी इन्होंने मुश्तरका ख़त लिखा था और अब फिर यहाँ पर ये दोनों फाजिल जजेस, ये दोनों जो फाजिल जज हैं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स हैं। इन्होंने अब दीगर जो मेंबरान हैं उनको ख़त लिखकर ये कहा है कि इजलास बुलाया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और जज साहब के ख़िलाफ़ जो भी शिकायत हैं उन पर जो कार्रवाई है या जो आप कह सकते हैं तहकीकात है इनिशियल, वो शुरू की जाए। बात करने का यहाँ पर मकसद ये है कि आप बेशक ये ख़त लिखें, मगर ये भी तो देखें कि अगर आप इरादतन नहीं कर रहे उनको, उनका जो एजेंडा है उसको आप नहीं लेकर चल रहे, लेकिन वो भी तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपके इन खतूत को या आपके इन लेटर्स को। ये सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, वीडियो को यहाँ पर हम रोकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बात बता सकता हूँ कि देखें एंड रिजल्ट देखना है। एंड रिजल्ट अगर आपको एक जज का ये नज़र आ रहा है कि जो भी वो कर रहा है उसका नतीजा ये है कि वो ये कहता है कि आइन पर अमल हो जाए, वो इलेक्शंस जो है वो करवाने की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ जज जो है वो चाहे वो किसी कानूनी आइनी जवाब को सामने रखते हुए एंड रिज़ल्ट इस पर पहुंचता है कि मामला फंस जाए, गेम फंस जाए, जो कि पीडीएम चाह रही है, इलेक्शंस ना हो जो कि पीडीएम चाह रही है, जो इत्तेहादी हुकूमत चाह रही है, तो सवाल तो फिर उठेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।